Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 26th पार्ट पर एंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंक के बारे में। तो जितनी भी बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंक क्या है, उसका क्या कॉम्पोजिशन है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका कॉम्पोजिशन वाला पोर्शन है और जो प्रॉपर्टीज़ है, ये दोनों ही आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन इंक कंसिस्टेड ऑफ सस्पेंशन ऑफ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो इंडियन इंक की जो अर्लीस्ट फॉर्म है, तो वो इसमें से क्या था, क्या यूज़ किया जाता था। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आप लोग मुझे इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जो करेक्ट आंसर है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर बात करें कि इंक क्या होती है। सो इंक इज़ अ टाइप ऑफ कलर्ड लिक्विड विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस कलर्ड सर्फेस इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक अ पेंटिंग, इमेज, टेक्स्ट और एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन। तो बेसिकली जो आपके राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपके इंक पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि इंक नहीं होगी तो आप लिख नहीं पाओगे। तो उसी तरह से जैसे कि आपके राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पेन पर डिपेंड करते हैं, तो वैसे ही कोई आपको पेंटिंग करनी है, ड्राइंग करनी है, तो वहाँ पर भी आपकी इंक की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली कुछ भी लिखने, बनाने, ड्रॉ करने के लिए जो आपको बेसिक एलिमेंट आपका होता है वो आपका एक तरह से इंक ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरह का कलर्ड आपका सब्सटेंस होता है, कलर्ड प्रोडक्ट होता है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी सरफेस पर लिखने के लिए एबल हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अर्लीस्ट इंक है फ्रॉम ऑल सिविलाइजेशंस आर बिलीव्ड टू हैव बीन मेड विद लैम्प ब्लैक, अ काइंड ऑफ सूट, एज दिस वुड हैव बीन ईजिली कलेक्टेड एज बाई प्रोडक्ट ऑफ फायर। तो जैसे कि जो आपका अर्लीस्ट टाइम था, बहुत पहले टाइम पर जो इंक रहती थी, तो उसके लिए जो आपका लैम्प ब्लैक होता है, लैम्प ब्लैक क्या होता है, मान लीजिए आपकी जो लैम्प होती है, तो जब वो आप उसमें जलाते हैं तो उसके साइड में आपने देखा होगा जो ग्लास का साइड होता है, तो उस पर बहुत सारा कार्बन का डिपोजिशन हो जाता है। तो उस कार्बन को ही इंक की तरह से यूज़ करा जाता है। तो उसमें हल्का सा वाटर वगैरह में सस्पेंशन करके या फिर उसमें कोई भी ऑयली सब्सटेंस डाल लिया, तो इस तरह से स्टार्टिंग में आपका इंक के जैसे जो आपका लैम्प ब्लैक होता था उसका यूज़ करा जाता था एज अ इंक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इंक के कॉम्पोजिशन की बात करें, तो बेसिकली यहाँ पर इसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका कलरेंट्स, सेकेंड होता है आपका व्हीकल्स, थर्ड होता है आपका एडिटिव्स, और लास्ट होता है आपका करियर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो कलरेंट्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंक को कलर प्रोवाइड करवाते हैं, इंक को पिगमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल्स एक तरह से बाइंडर्स कहलाते हैं, इनको व्हीकल्स को हम बाइंडर्स भी कहते हैं। तो बेसिकली इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो भी आपके जो पिगमेंट होता है, जो भी डाई होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बाइंड करके रखना। तो इसके लिए आपके व्हीकल्स को यूज़ करा जाता है, जिसको हम बाइंडर्स भी कहते हैं। थर्ड है आपका एडिटिव्स। तो एडिटिव्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इंक को एक कैरेक्टरिस्टिक वार्निश एंड ड्यूरेबिलिटी देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका एडिटिव्स यूज़ करा जाता है। और लास्ट होता है आपका करियर सब्सटेंस। करियर सब्सटेंस का मतलब होता है टू कीप द इंक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रिवेंट क्लम्पिंग। तो जैसे कि जब आप इंक का यूज़ करते हुए कहीं भी लिख रहे होते हो, तो वो प्रॉपर फ्लो, बहुत अच्छा, बिल्कुल इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो इंक का, और साथ में उसमें किसी भी तरह की कोई भी क्लम्पिंग ना बने। तो इसके लिए जो आपके यूज़ करे जाते हैं वो होते हैं आपके करियर सब्सटेंस। और एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपके इथेनॉल और ग्लिसरीन आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक सा कॉम्पोजिशन होता है इंक का। और अगर हम इंक के जो की इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी बात करें तो वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसमें की इंग्रेडिएंट्स में आपका पहला आता है पिगमेंट्स, डिस्पर्सेंट्स, रेजन्स और पॉलीमर्स, ह्यूमेक्टेंट्स, डीफोमर्स एंड एंटीफोमिंग एजेंट्स, वेटिंग एजेंट्स। नेक्स्ट है आपका पीएच मॉडिफायर्स, एंड लास्ट है आपके बायोसाइड्स एंड बैक्टीरियोस्टेट्स। ठीक है, तो अभी इन सभी को एक एक करके हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पिगमेंट्स की बात करें तो जो आपके बेसिकली इंक में कलर होता है, अलग अलग तरह की आपकी कलर की इंक आती है, तो वो बेसिकली आपके पिगमेंट पर ही डिपेंड करती है। आपकी कलर्ड ब्लैक, वाइट और फ्लोरेसेंट तरह की आपकी इंक्स आती हैं दैट ऑल्टर्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो बेसिकली ये जो रहती हैं अपने अपीयरेंस को चेंज करती हैं, वो डिपेंड करता है आपका किस तरह का सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है और जो आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उस पर। तो इन सारी चीज़ों पे जो आपकी इंक रहता है तो उनमें आपकी अपीयरेंस में चेंजेस देखने को मिलता है।
उसके अलावा इट अकर्स एज अ कोलाइडल सस्पेंशन इन इंक। इंक के अंदर ये एक तरह से कोलाइडल सस्पेंशन के जैसे आपको देखने को मिलता है एंड रिटेन्स अ क्रिस्टल और पर्टिकुलेट स्ट्रक्चर थ्रू आउट द कलरिंग और प्रिंटिंग प्रोसेस। जब आप कलर या फिर प्रिंटिंग प्रोसेस में आप देखते होंगे जो आपकी इंक रहती है तो उस टाइम पर जो पिगमेंट्स होते हैं तो वो आपके क्रिस्टल या फिर पर्टिकुलेट स्ट्रक्चर के जैसे आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली वो नेकेड आई से आपको नहीं दिखते हैं, बट हाँ वो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो आपका क्रिस्टल जैसा ही होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी फ्लोरोसेंट पिगमेंट्स होती हैं उसमें अलग अलग तरह के उसके एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि आप उसको सिक्योरिटी इंक के जैसे यूज़ कर सकते हो। सिक्योरिटी इंक का मतलब जो आपकी इनविजिबल इंक होती है, जैसे कि आपने कुछ लिखा और कुछ टाइम के बाद वो लिखा वो गायब हो जाता है तो वो आपकी इनविजिबल इंक कहलाती है, तो उसको हम सिक्योरिटी इंक भी कहते हैं। तो उस तरह से जब आप किसी इंक को यूज़ करते हैं तो वो आपकी फ्लोरोसेंट इंक में आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। मतलब जो आपकी फ्लोरोसेंट पिगमेंट्स होते हैं वो एक तरह से आपके सिक्योरिटी इंक में कई बार अवेलेबल होते हैं। और ये जो आपकी इंक होती है ये फोर्जरी को भी प्रिवेंट करती है, क्योंकि ये आपके फ्लोरोसेंट पिगमेंट्स होते हैं तो जो इसकी फ्लोरोसेंस होती है तो वो यूवी रेस में क्लियरली विजिबल हो जाती है, तो इसी वजह से इसमें किसी तरह की भी कोई फोर्जरी जनरली नहीं हो पाती है। इसके अलावा फ्लोरोसेंट पिगमेंट्स की और एग्जांपल्स की बात करें तो जो आपके पेंटिंग कलर्स आते हैं, जैसे कि आपके जो एडवर्टीजमेंट वाले बनते हैं, जो आपके बैनर्स बनते हैं, तो उसमें जो इंक रहती है वो बेसिकली आपकी फ्लोरोसेंट पिगमेंट्स ही उसमें यूज़ करे जाते हैं। तो ये आपका कुछ हो गया। उसके अलावा यहाँ पर जो पर्लेसेंट पिगमेंट्स होते हैं उसमें फ्लेक्स ऑफ मिनरल माइका, जो आपकी फ्लेक्स होती है मिनरल माइका की, वो आपको पर्लेसेंट पिगमेंट्स में देखने को मिलता है। इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है और इसके ऊपर इसकी कोटिंग होती है टाइटेनियम डाइऑक्साइड से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपका जो पर्लेसेंट पिगमेंट है ये आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या होता है। सो बेसिकली ये आपके मिनरल माइका के जो फ्लेक्स होते हैं वो होते हैं और उसके ऊपर एक लेयरिंग होती है टाइटेनियम डाइऑक्साइड की, ठीक है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हाईयर होता है और जो आपके मिनरल माइका होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कम होता है, ठीक है। सो ये आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पिगमेंट्स होते हैं तो उसका एक टाइप और होता है ऑर्गेनिक पिगमेंट्स। तो जो ऑर्गेनिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि जनरली मॉडर्न इंक में यूज़ करा जाता है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक कलर इंडेक्स सिस्टम नंबर आता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है कलर के शेड को। मतलब ये एक पूरा एक तरह से चार्ट होता है कलर इंडेक्स सिस्टम नंबर का, तो वहाँ पर हर एक कलर के लिए अलग अलग नाम, साथ में उनकी कलर कोडिंग और नंबर वगैरह उसमें अलग अलग से क्लासीफाई होता है, तो उससे पूरा जो भी कलर का शेड होता है वो पता चलता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आपका ब्लू पिगमेंट जो होता है तो उसमें यहाँ पर तो उसको इस इंडेक्स में कॉपर थैलोसाइनिन ब्लू के जैसे इंडिकेट किया हुआ है और जो इस कलर का जो नंबर दिया है वो यहाँ पर उस इंडेक्स में PB15 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी इंडेक्सिंग रहती है अलग अलग शेड्स की, अलग अलग कलर के शेड्स की, तो वो चीज़ आपका ऑर्गेनिक पिगमेंट्स में इंक्लूड करा जाता है। नेक्स्ट जो आपकी कलर इंटेंसिटी होती है पिगमेंट की, वो जैसे जैसे आपके पार्टिकल का साइज़ रिड्यूस होता है वैसे वैसे उसकी जो पिगमेंट की इंटेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी ओपेसिटी पीक होती है, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर पी आ जाएगा ओपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी ओपेसिटी की पीक होती है वो आपके पार्टिकल साइज़ 0.3 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स में बनती है। ओपेसिटी मतलब जब कोई भी कलर अनक्लियर हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो रहती है वो आपकी 0.3 माइक्रोमीटर की पार्टिकल साइज़ पर आपका देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पिगमेंट्स के रिलेटेड। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर है डिस्पर्सेंट्स। तो डिस्पर्सेंट्स क्या होते हैं, ये एडेड टू अ सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड टू इम्प्रूव सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड टू प्रिवेंट द सेटलिंग और क्लम्पिंग। तो बेसिकली जो डिस्पर्सेंट्स होते हैं तो वही चीज़ है कि इंक का फ्लो बिल्कुल प्रॉपर बहुत अच्छे से हो सके, तो उसके लिए जो सेटलिंग या फिर जो क्लम्पिंग होती है उसको प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा जो सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं तो उनमें किसी भी तरह का कोई भी सेपरेशन ना हो, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपके डिस्पर्सेंट्स का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट जो आपके रेजिन्स और पॉलीमर्स होते हैं इसको यूज़ करा जाता है एज कनेक्टिंग मटेरियल टू इम्प्रूव बाइंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि प्रॉपर बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी तो इंक का फ्लो बहुत अच्छा होगा और राइटिंग आपकी प्रॉपर बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर रेजिन्स और पॉलीमर्स का यूज़ करा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके नेक्स्ट हैं वो है
आपके ह्यूमेक्टेंट्स। ह्यूमेक्टेंट्स बेसिकली ड्राइंग ऑफ इंक को प्रिवेंट करते हैं, मतलब जो इंक है वो आपकी बहुत जल्दी से ड्राई ना हो जाए, बिल्कुल आपका तुरंत से ड्राई ना हो, और साथ में जो आपकी पेन की जो निब होती है तो वहाँ से इंक का इवेपोरेटिव लॉस ना हो, मतलब आपका जो निब है तो उस साइड से इंक का इवेपोरेशन ना हो, तो इसके लिए आपके ह्यूमेक्टेंट्स को यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट, जो आपके डिफोमर्स होते हैं और जो एंटी फोमिंग एजेंट्स होते हैं, तो बेसिकली जो आपके डिफोमर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं एग्जिस्टिंग फोम को ड्यूरिंग एप्लीकेशन, और जो आपके एंटी फोमिंग एजेंट्स होते हैं वो एलिमिनेट करते हैं फोम जो कि जनरेट करता है कोटिंग के टाइम पर। तो मतलब कि डिफोमर्स फोम को डिस्ट्रॉय करेंगे और एंटी फोमिंग एजेंट्स उस फोम को बनने ही नहीं देंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे अगर कोटिंग के टाइम पर किसी भी तरह का कोई भी फोम बन रहा होगा तो। ठीक है, तो ये आपका कुछ टर्म्स हो गए। और अभी नेक्स्ट है वेटिंग एजेंट्स। तो वेटिंग एजेंट्स बेसिकली सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करे जाते हैं और साथ में अलाउ करते हैं सॉलिड्स को टू बी मोर कम्प्लीटली वेट बाय द लिक्विड। ठीक है, तो ये चीज़ आपका वेटिंग एजेंट्स हो गया। नेक्स्ट आपका जो पीएच मॉडिफायर्स होते हैं, तो ये आपके इंक को स्टेबलाइज करते हैं, इंक पार्टिकल्स को स्टेबलाइज करते हैं, और इसमें आपके जनरली एल्कलाइन और एमीन डेरिवेटिव्स आते हैं। ठीक है, बायोसाइड्स और बैक्टीरियोस्टेट्स की बात करें तो बेसिकली ये आपके माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। जो आपके बायोसाइड्स होते हैं, साइड का मतलब होता है किल करना, बायो का मतलब होता है कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, वैसे ही बैक्टीरियोस्टेट्स है, तो ये जितने भी आपके माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बायोसाइड्स और बैक्टीरियोस्टेट्स को इंक के अंदर यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर जितने भी की इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने बता दिए हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंक। सो यहाँ पर जो आपके बॉल पॉइंट पेन में इंक यूज़ होती है तो उसका जो कंसिस्टेंसी रहती है बेसिकली वो हल्की सी थिक रखी जाती है, और उसका ऐसा रखा जाता है कि उसमें थोड़ा सा फास्ट ड्राइंग हो, थोड़ा जल्दी से वो ड्राई कर जाए। उसके अलावा जो विस्कोसिटी होती है यहाँ पर उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल्ड कंडीशन में रखा जाता है। बेसिकली वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको इंक का यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में इसको हल्का सा थिक रखा जाता है, और कई बार वो थोड़ा सा आपका थिन भी हो जाता है ताकि जो आपका रिफ़िल है तो उसमें इंक का फ्लो थोड़ा सा इवनली हो जाए, बिल्कुल प्रॉपरली हो जाए। तो इस वजह से आपका इंक को हल्का सा थिन भी रखा जाता है और कंसिस्टेंसी उसकी बेसिकली थिक ही रहती है। नेक्स्ट, जो आपके बॉल पॉइंट पेन होते हैं इसमें जो इंक यूज़ करी जाती है तो इसको कलर करने के लिए जो कलरेंट्स यूज़ करे जाते हैं वो आपके डाई यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम इस कंडीशन में पिगमेंट नहीं यूज़ करते क्योंकि जो पिगमेंट होते हैं वो आपके पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से ये आपकी जो निब होती है तो उसमें क्लॉग करने की कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉल रोटेट नहीं करेगी, और जब बॉल प्रॉपर्ली रोटेट नहीं कर पाएगी तो इंक का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से इसमें जो बॉल पॉइंट पेन होते हैं यहाँ पर आपका जो डाई को यूज़ करा जाता है, पिगमेंट को यूज़ नहीं करा जाता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि डाई और पिगमेंट में डिफरेंस क्या होता है। दोनों तो एक तरह से कलरिंग एजेंट ही हैं, बट इसमें बहुत मेजर सा नहीं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो वो डिफरेंस क्या होता है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। वो भी वीडियो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, मुश्किल से वो 10 से 5 मिनट का वीडियो होगा, तो वहाँ पर आपको जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो बॉल पॉइंट पेन होता है उसमें जनरली आपकी ऑयल बेस्ड इंक को यूज़ करा जाता है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस होती है वो आपकी बॉल पॉइंट पेन के अकॉर्डिंग सही बन जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपके बॉल पॉइंट पेन होते हैं इसमें जो इंक को यूज़ करा जाता है वो एक तरह का यूजुअली पेस्ट होता है, और इस पेस्ट में जो डाई का परसेंटेज रहता है वो आपका 40 to 50% रहता है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा जो आपके फाउंटेन पेन की इंक होती है वो जनरली आपकी वाटर बेस्ड इंक होती है जिसमें भी डाई का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट, जो आपकी रेड इंक बनाई जाती है तो उसमें जो आपका डाई यूज़ करा जाता है वो आपका ईओसिन होता है, और यहीं पर अगर हम ब्लू कलर की इंक की बात करें तो यहाँ पर जो डाई को यूज़ करते हैं वो आपका ट्राई एराइल मीथेन होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राई एराइल मीथेन आपका ब्लू इंक के लिए यूज़ करा जाता है और ईओसिन का आपका रेड यूज़ करा जाता है। तो ये दोनों आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस स्लाइड में सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पर हम बात कर लें अब कुछ आपके इंक से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी अर्लीस्ट ब्लैक राइटिंग इंक थी उसको 2500 BC में बनाया गया था। यहाँ पर जब इसको बनाया गया था तो इसमें कार्बन का सस्पेंशन करके इसको बनाया गया था जो कि आपका लैम्प ब्लैक का ही था। और यहाँ पर ये जो थी ये आपकी वाटर में स्टेबलाइज करी गई थी नेचुरल गम के साथ में,
और नेचुरल गम के फॉर्मेट में आपका एग एल्ब्यूमिन को लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका लैम्प ब्लैक था उसको स्टेबलाइज करने के लिए वाटर और नेचुरल गम को यूज़ करा था, और नेचुरल गम के फॉर्मेट में आपका एग एल्ब्यूमिन था। तो ये आपका इस तरह की इंक 2500 BC में बनाया गया था। नेक्स्ट, जो आपकी प्रिंटिंग इंक होती हैं उसमें जो इंक यूज़ करी जाती है जनरली वो पिगमेंट्स होते हैं, और वो आपकी बिल्कुल ड्राई इंक होती है। वो लिक्विड फॉर्मेट में इंक नहीं होता, वो पाउडर फॉर्मेट में आपकी प्रिंटिंग इंक रहती है। तो उसमें क्योंकि पार्टिकल आपके पाउडर फॉर्म में रखना होता है, तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी सस्पेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं, पिगमेंट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वही आपके रिक्वायर्ड हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आपके पिगमेंट्स को यूज़ करा जाता है देन डाइज को यहाँ पर यूज़ नहीं करा जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग इंक में कलरेंस के पर्पज़ से किस चीज़ को यूज़ करा जाता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि डाइज होगा या पिगमेंट्स होगा, तो यहाँ पर आपका डाइज को इस कंडीशन में यूज़ नहीं करते हैं, पिगमेंट्स को आपका प्रिंटिंग इंक के कंडीशन में यूज़ करा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके जनरली परमानेंट राइटिंग इंक जो रहती है, जो परमानेंट इंक हो जाती है, जो आपकी छूटती नहीं है जनरली, तो उसके लिए जो आपकी डाई यूज़ करी जाती है वो आपकी रहती है आयरन सल्फेट या फिर गैलिक एसिड या फिर टैनिक एसिड। तो इन तीनों में से कोई भी आपका यूज़ करा जाता है डाई के फॉर्मेट में परमानेंट राइटिंग इंक को बनाने के लिए। नेक्स्ट, मोस्ट वाइट इंक जो रहती हैं, जितनी भी वाइट कलर की इंक रहती हैं उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड रहता है पिगमेंट के जैसे, और यहाँ पर र्यूटाइल एंड एनाटेज रहता है इन टेट्रागोनाइल क्रिस्टल फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि वाइट कलर की इंक में कौन से डाई यूज़ करे जाते हैं, तो वो आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो जाएगा, और क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में आपका र्यूटाइल एंड एनाटेज रहता है टेट्रागोनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेट्रागोनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में, उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पर जो आपकी इस तरह की जो आपकी जनरली इंक रहती हैं उसमें टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स यूज़ करे जाते हैं, तो इसकी वजह से टॉक्सिसिटी बहुत होती है। तो यहाँ पर इसी वजह से इसमें टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स का, जैसे कि आपका क्रोम येलो है, मॉलिब्डेनम ऑरेंज है, कैडमियम रेड है। तो इन सारे ये जितने भी मैंने नाम बताए ये सारे आपके थोड़े से टॉक्सिक हो जाते हैं क्योंकि ये हैवी मेटल्स होते हैं। तो इसकी वजह से इनको ऑर्गेनिक पिगमेंट्स के साथ में रिप्लेस करा जाता है, जिसकी वजह से इसमें बेटर लाइट फास्टनेस आ जाती है और टॉक्सिसिटी भी यहाँ पर आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट, जो आपकी कार्बन ब्लैक होती है वो जनरली आपकी उसको रिप्लेस किया गया है स्पील ब्लैक, र्यूटाइल ब्लैक एंड आयरल ब्लैक से। जो आपके ये सारे ब्लैक, ये सारी बेसिकली ब्लैक कलर की इंक ही होती हैं, तो इन सभी की जगह पर अब जो है जनरली आपका कार्बन ब्लैक को ही यूज़ करा जाता है। और जो इंक इंडस्ट्री है, अगर हम बात करें कार्बन ब्लैक का सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है, तो वो आपका इंक इंडस्ट्री हो जाता है। तो इंक इंडस्ट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कार्बन ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं। पूरी वीडियो में आपने बहुत सारे ऐसे टर्म्स देखे होंगे जो कि आपके नेट के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टेटमेंट एंड रीज़न बना के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो एक एक लाइन को बहुत फोकस के साथ में ध्यान से पढ़िएगा। बेसिकली यहाँ पे मैंने जितना बताना था और जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो सारे के सारे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो वहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंक की, कि जो आपकी इंक होती है वो कितने टाइप की होती हैं। उसके बाद में हम जो एग्जामिनेशन होगा इंक का उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर का टाइम आ गया है। तो बेसिकली जो आपकी अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन इंक है तो वो आपकी लैम्प ब्लैक इन वाटर, इसका सस्पेंशन यूज़ करा जाता था इंक बनाने के लिए। तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, बट कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ब्लॉगर वेबसाइट पर ज़रूर से विजिट करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा अपडेशन है savvyforensicsquiz.blogspot.com। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर जाइएगा, आपको बहुत सारे MCQs मिलेंगे और साथ में यहाँ पर जून 2020 के मैंने क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर ये वीडियो एंड करते हैं। एंड ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।